नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी IQ में। आज हम 2 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? उसने कुलदीप यादव, डेविन ब्रावो, ब्रेट ली, प्रवीण तांबे। इसका सही आंसर है डेविन ब्रावो। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो T20 मैचों में 500 विकेट ले झड़कने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जोक्स के बीच हुए मुकाबले में उपलब्धि हासिल की। ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। डेविन ब्रावो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में उपलब्धि हासिल की है। श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद सुनील नारायण 383 विकेट, इमरान ताहिर 374 विकेट और सोहेल तनवीर 356 विकेट है। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता? ऑप्शन शशांक मनोहर ने, मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने, जैस्मिन सुवानाबुरा ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने। डच लेखक मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिशेल एचिसन द्वारा किया गया था। इस पुरस्कार के तहत $50,000 का पुरस्कार दोनों को बराबर पहचान देने के लिए लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर में गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना है और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस क्षेत्र के पात्र होते हैं। बुकर पुरस्कार क्रैंकस्टार्ट ए चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? प्रश्न है रूस, जापान, श्रीलंका, मलेशिया। इसका सही आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के PM के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए PM के रूप में भी कार्य किया था। तब वह देश के सबसे कम उम्र 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? हमारा प्रश्न है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रश्न गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गोवा में। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर
स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। गोवा की राजधानी है पणजी, इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 78 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 78 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकोटई में हुआ था। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में वे न्यायमूर्ति AS आनंद की अध्यक्षता वाले मुलई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। AR लक्ष्मणन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1997 में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें क्रमशः 2000 और 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी, जिनमें नेथियन कुरल और द जज स्पीक्स विभिन्न न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यान का संकलन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की? प्रश्न किरेन रिजिजू ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, स्मृति ईरानी ने। इसका सही आंसर है किरेन रिजिजू ने। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वालों को पहले जिन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उन्हें अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंसेज कब बनाया गया? 30 अगस्त, 31 अगस्त, 28 अगस्त, 25 अगस्त। इसका सही आंसर है 30 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंसेज यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नजरबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। उपरोक्त सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें गायब होने वाले या जिनके परिवारों को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहना पड़ा हो या जिसे धमकाया गया हो आदि से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे पहली बार वर्ष 2011 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए? गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश 1 सितंबर 2020 से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से शुरू करने की मंजूरी दी गई है। नए दिशा निर्देशों में 21 सितंबर 2020 के बाद 100 लोगों की तक के सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य कार्यक्रमों अथवा सभाओं की मंजूरी दी गई है। हालांकि उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और या सैनिटाइजर जैसे कोविड
निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 21 सितंबर 2020 के बाद से ओपन एयर थिएटर खोलने की भी अनुमति दी गई है। अब अंतर्राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य में पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। हालांकि केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर 21 सितंबर 2020 से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र अपने अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। 30 सितंबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सशक्ति से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलरों और तकनीकी व पेशेवर कोर्स के प्रास्तानक विद्यार्थी जिन्हें प्रयोगशाला प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जरूरत हो, उन्हें हालत के आकलन और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के असर को ध्यान में रखते हुए MHA से परामर्श के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस देश के दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेनिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म अगोरिटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया? ऑप्शन ब्रिटेन, UAE, श्रीलंका, मलेशिया। इसका सही आंसर है UAE। कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइजेज पर दुबई प्राधिकरण दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेनिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म अंगोरिटा ए मार्केट प्लेस शुरू किया है। ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। एग्रीओटा प्लेटफॉर्म भारतीय किसानों को UAE में संपूर्ण खाद्य उद्योग से सीधे जोड़ेगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां, व्यापारी और थोक व्यापारी भी शामिल हैं। ई मार्केट प्लेस उन्हें बिचौलियों से बचाएगा और आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने में सक्षम करेगा। यह सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इससे स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होगा और बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि से सेल्फ उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात के दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा का विस्तार किया जाएगा। दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अहमद बिन सुलेम। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद उल नाहयान और UAE की राजधानी है अबू धाबी। इसकी मुद्रा संयुक्त अरब दिरहम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश डे को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।